revise which we had started in the last lecture or we did in the last lecture, क्योंकि उसी से रिलेटेड ये पार्ट रहेगा ना, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ. ओके, अगर नहीं रिवाइज किया होगा तो आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, जस्ट रिवाइज इट फास्ट एंड देन विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट. पूरा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, टर्गर प्रेशर क्या होता है, वॉल प्रेशर क्या होता है, हाउ डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू ऑल दीज प्रेशर्स एंड एवरीथिंग. तो वो थोड़ा सा आप पहले पढ़ लो, टेक 5 मिनट्स एंड देन विल स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर पार्ट. ओके, चलो हो गया. Shall we start, the boys and the girls? भाई लोग और उनकी बहन लोग. यस, चलो गुड, चालू करते हैं. अच्छा सर, और 1 मिनट बचा है. वाह वाह, क्या बात है अमन. पढ़ाई मत कर, टाइम देख तू, गधो प्रसाद. चलो, अभी एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है. दिस इज नोन एज डिफ्यूजन प्रेशर, दैट इज कॉल्ड एज डीपी, एंड देयर इज समथिंग नोन एज डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट. Okay, so that is known as DPD. So let us understand कि exactly ये क्या होता है, what is diffusion pressure and what is diffusion pressure deficit. Now we all know what the diffusion is. Diffusion क्या होता है? It is nothing but the movement of the substances or molecules from their higher concentration to their lower concentration without semi permeable membrane. यानी यहाँ पे semi permeable membrane use होता नहीं है. ठीक है, so we call this as what? We call this as diffusion. ठीक है, so generally we see that the diffusion is seen for gases and solids. okay, तो solutes के लिए जनरली हम लोग diffusion बोलते हैं. सेम मैकेनिज्म जब वाटर के साथ होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं osmosis. okay, now when we say diffusion pressure, what exactly do we mean by diffusion pressure? So it is nothing but the potential ability of a solid or liquid or even gas to diffuse. ठीक है, किस तरीके से ये डिफ्यूज हो रहे, दे हैव देयर ओन एबिलिटी एंड देयरफॉर डिफ्यूजन प्रेशर विल ऑलवेज बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन. मतलब अभी थोड़ा ध्यान दो इधर ना अच्छे से, फिर आपको ये समझेगा. जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव दिस सॉल्वेंट हियर, इट्स अ प्योर सॉल्वेंट, बराबर है. एंड प्योर सॉल्वेंट, दैट इज डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ द प्योर वाटर और प्योर सॉल्वेंट इज मैक्सिमम and the value is 1236 atmospheric pressure. ठीक है, this is normal. तो मतलब जब कभी भी डिफ्यूजन प्रेशर की बात आती है तो इट इज ऑलवेज कंपेयर्ड विद दिस प्योर वाटर.
That is why I'm saying that the diffusion pressure of a pure solvent, and pure solvent is always the water, is maximum, that is highest, that is 1236. अभी ये water है which is a pure water. अभी इसमें मैं क्या ऐड करूंगा, solutes ऐड करना चालू करूंगा. Naturally जब solutes ऐड होना चालू हो जाएंगे तो what will happen, the diffusion pressure will increase or it will decrease. क्या होना चालू हो जाएगा, वेरी गुड निशिता, सो इट विल स्टार्ट रिड्यूसिंग, तो ये डिक्रीज होना चालू हो जाएगा. जैसे जैसे हम लोग सोल्यूट्स को ऐड करते जाएंगे वैसा वैसा डिफ्यूजन प्रेशर डिक्रीज होते जाएगा. समझ में आ रहा है आपको ये? ठीक है. So this is how we can understand that diffusion pressure of a solution is always lesser than the diffusion pressure of a solvent. मतलब प्योर सॉल्यूशन रहेगा तो उसका हाईएस्ट रहता है. जैसे वाटर का मैंने दिया 1236 इज लाइक यू नो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द हाईएस्ट डिफ्यूजन प्रेशर. जैसे सोल्यूट के साथ उसको कंपेयर करेंगे तो सॉल्वेंट सोल्यूट का नेचुरली प्रेशर कम होते जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, once again, if we have a pure water and which has the pressure of 1236, इसमें अगर मैंने ऐड किया कोई XYZ सोल्यूट और ये सोलिड की वजह से आने वाला जो प्रेशर है वो हो गया आपका -36 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन द एक्चुअल इफेक्ट विल बी द सॉल्यूशन का जो डिफ्यूजन प्रेशर रहेगा वो क्या रहेगा, 1200 एटमॉस्फेयर. क्यों? क्योंकि जैसे मैंने सोल्यूट ऐड करना चालू किया, द सोल्यूट हैव रिड्यूस दिस प्रेशर बाय -36. यस, ये अमन सॉल्यूशन यानी प्योर वाटर का हमेशा ऐसे ही रहता है. दैट इज द फिक्स्ड वैल्यू एंड दैट इज व्हाट इट इज कंपेयर्ड विद द प्योर वाटर. ओके, हमेशा इसको हम लोग प्योर वाटर के साथ ही कंपेयर करते हैं. सो आई एम नाउ कंपेयरिंग दिस विद द प्योर वाटर. अभी प्योर वाटर का डिफ्यूजन प्रेशर कितना है, 1236 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इसमें मैंने क्या ऐड किया, सोल्यूट. अच्छा, सोल्यूट ऐड करने से वो प्रेशर कितना कम हुआ, -36. And if the solute it has come reduced to -36, then the actual value of the solution is how much now? Diffusion pressure of a solution is how much? 1200 atmospheric pressure. Whereas actually कितना होता है pure solvent का, 1236. मतलब there is difference in the diffusion pressure of the solvent and the solution. And how much is the difference between these two? The difference between these two is 36 atmospheric pressure, and this is known as diffusion pressure deficit. Okay, this is called as the diffusion pressure deficit. समझ में आ रहा है? तो वो डेफिसिट इतना हो गया, इसके लिए उसको हम लोगों ने नाम दिया है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट. आर यू गेटिंग दिस? आई होप द कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर. सिंपल इजी कॉन्सेप्ट है, समझ में आना चाहिए सबको. ठीक. सो दिस इज हाउ, जैसे जैसे सोल्यूट ऐड होते जाएगा वैसा वैसा डीपीडी कम होते जाएगा. यस, डीपीडी इज बेसिकली निशिता द डिफरेंस बिटवीन द प्योर सॉल्वेंट, यानी ये जो है इसके अगेंस्ट सॉल्यूशन का कितना प्रेशर है वो. तो ये दोनों का जो डिफरेंस होता है दैट इज द डेफिसिट. क्योंकि मुझे क्या करना है, आई एम कंपेयरिंग इट विद द प्योर वाटर ना. सो इफ आई हैव टू ब्रिंग इट टू प्योर वाटर देन द डिफरेंस नीड्स टू बी रेक्टिफाइड. ठीक है, फाइन. सो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट इज द अमाउंट बाय व्हिच द डीपी ऑफ अ सॉल्यूशन इज लेस देन द डीपी ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट. सो दैट इज नोन एज द डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट. सो हियर यू कैन सी अ डिफरेंस हियर. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी ए वाले में कैसा रहेगा, यस, ए का क्या है सिचुएशन और बी का क्या है. ए में सोल्यूट्स आर लेस, बी में सोल्यूट्स आर मोर. तो मतलब ए का डिफ्यूजन प्रेशर कैसा रहेगा, लो डीपीडी, बराबर है. बी का कैसा रहेगा, समझ में आ रहा है, हाइयर डीपीडी. वेरी गुड. कंपेयर टू दीज टू, ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो ए का लो रहेगा और बी का हाई रहेगा. सो नेचुरली द वाटर मॉलिक्यूल विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम लोअर टू हायर डीपीडी. डीपीडी की बात हो रही है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट की, डिफ्यूजन प्रेशर की नहीं. डेफिसिट, यहाँ पे डेफिसिट कम है, इधर डेफिसिट ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे सोल्यूट कम है, इधर सोल्यूट ज्यादा है. Okay, so naturally the water will move from which region to which region, from the lower DPD to higher DPD. Another definition, osmosis के साथ जो हम लोग पढ़ रहे थे. So the water moves from lower DPD to the higher DPD. So this is how it will move.
Still now this can also be known as the suction pressure. इसको हम लोग suction pressure भी बोल सकते हैं. ठीक है? Please show previous slide. Yeah, I'll show you. So this can also be termed as the suction pressure. ठीक? Done, sir. Yes. सब लोगों को समझ में आ रहा है ना ये क्या हो रहा है? Yes or no? Okay. Just a minute. Huh? इसके भी पीछे वाली स्लाइड प्लीज. ये वाला. Okay, just give me 2 minutes. Huh? ओके चलो आ गया मैं वापस. अच्छा बाय द वे एक बात तो बोलना में रह गया. फॉर ऑल द लेडीज इन दिस क्लासरूम अ वेरी हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ यू. गॉड ब्लेस यू ऑल. यस मैं वो आप लोगों को विश करना रह गया. हमारे बॉयज तो पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे लेकिन मैंने जरूर विश किया है. ठीक है. हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ यू. You are the pillars of this society, strongest people on this earth. So naturally, yes, I know you are a girl. लेकिन हैप्पी गर्ल्स डे नहीं बोल सकते ना दिया. हैप्पी वुमेन्स डे ही बोलना पड़ेगा है ना. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. हैप्पी गर्ल्स डे ऐसे बोलता हूँ मैं. यस गुड. आई नो स्ट्रॉन्ग पीपल ऑन दिस अर्थ. ऐसा मुझे लगता है मेंटली एज वेल एज फिजिकली. बस आप लोग है ना एक्सप्रेस नहीं होते. दैट्स अ प्रॉब्लम. स्टार्ट एक्सप्रेसिंग एंड पीपल विल स्टार्ट लविंग यू. एंड ऑफ कोर्स डरना भी चालू करेंगे. खुशी आई है क्या आज? खुशी गायब है आज. खुशी वुमेन्स डे बना रही है. बहुत कम स्टूडेंट्स हैं आज. नॉट गुड. नंबर बहुत कम है. चलो एनीवे शैल वी स्टार्ट. ये हो गया आपका डिफिजन प्रेशर डेफिसिट इज क्लियर. गंगू भाई देखने गई है. ओ माय गॉड ये क्या है गंगू भाई? व्हाट इज दिस? हाँ मूवी है. ये कौन सा मूवी है? अच्छा आलिया भट्ट का. ओ उसका नाम गंगू भाई है उसमें. क्या नाम रखते हैं यार. आलिया भट्ट का नाम गंगूबाई ने बड़ा अजब लगता है. गंगूबाई काठियावाड़ी. ओके वाह. अच्छा बायोपिक है. ओ चलो गुड. एनीवे हो गया. डिफिजन प्रेशर डेफिसिट इज क्लियर. ओके
सक्शन प्रेशर। बस इसी डायग्राम को हम लोग फिर से अगर डिफिजन प्रेशर के हिसाब से देखेंगे तो वी हैव अ सेल वॉल परमिएबल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल, अंदर है आपके वाटर प्लस सोल्यूट्स मतलब सॉल्यूशन है, बाहर प्योर सॉल्वेंट है। So naturally what will happen, osmotic inside substance is osmotically active, so naturally the pressure will be very high, higher osmotic pressure, क्योंकि solution का pressure हमेशा ज्यादा होता है। So naturally what will happen, the water will start moving inside, so here dpd is equal to osmotic pressure, है ना, क्योंकि यहाँ पे जितना भी डेफिसिट है दैट विल बी ऑस्मोटिक प्रेशर, तो मतलब डीपीडी का मतलब क्या हो गया, इट इज ऑलवेज इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी जितना प्रेशर है उसको मेंटेन करने के लिए और उसको नलीफाई करने के लिए द वाटर विल स्टार्ट मूविंग इन, तो पानी अंदर जाना चालू हो जाएगा। द मोमेंट वाटर एंटर्स इन देयर विल बी टर्जिडिटी, जैसे ही टर्जिडिटी आएगा there will be turgor pressure. Very good. And whenever there is turgor pressure, the cell wall will have its own pressure known as the wall pressure. अच्छा, turgor pressure will always be equal to what? Osmotic pressure as well ना, बराबर है। So naturally अभी यहाँ पे क्या होगा, dpd is equal to op minus tp, तो यहाँ पे जो एक्चुअल डीपीडी आएगा वो कैसा रहेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर, so that will be the actual dpd which usually under normal circumstances will always be 0। इतना याद रखो, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी सी द कॉन्सेप्ट। अभी सेम डायग्राम हमने वापस निकाला है यहाँ पे, बराबर है, सेम डायग्राम है, उसी डायग्राम को हम लोग डीपीडी के हिसाब से अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस। सो जैसे फॉर एग्जांपल डीपीडी इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर, बराबर है। अब ये फ्लैसिड सेल है, फ्लैसिड सेल मतलब क्या, यहाँ पे टर्गर प्रेशर 0 है, करेक्ट, क्योंकि फ्लैसिड है ना, अंदर से टर्जिडिटी नहीं है, तो ये प्रेशर कैसा है, 0 है। सो डीपीडी विल ऑलवेज बी इक्वल टू व्हाट, ओपी, बराबर है ना। So it will be like dpd is equal to op minus 0, so it's going to be op, so it will always be same। but लेकिन अगर fully turgid रहेगा तो क्या होगा, dpd is equal to 0, fully turgid है ना, मतलब अंदर का और बाहर का जो प्रेशर है वो सेम हो गया, तो मतलब dpd कैसा हो गया, 0। सो नेचुरली यहाँ पे op is equal to tp, as I said, जितना और ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा उतना ही टर्गर प्रेशर रहेगा। समझ में आ रहा है, यस, परफेक्ट, आर यू गेटिंग दिस, ठीक है। फॉर्मूला समझ में आया ना सबको ये, गुड, आई होप एवरीवन इज राइटिंग दिस। लिखा सबने, यस सर। फटाफट फटाफट नोट्स निकालो, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, चलो गुड। एक मिनट ना, जस्ट अ मिनट।
मुझे अमन का आशीर्वाद मिल गया, मतलब बस हो गया मेरा काम। ठीक है ना? तुम लोग हो सब इधर? Yes, sir. हेलो, यस सर। आप लोग हो ना सब? Shall we start? Yes, I know. करना चाहिए ना यार. You people are working so hard. So I thought कि कुछ सरप्राइज होना चाहिए हमारे फीमेल स्टाफ के लिए. So I gave them a nice surprise. And they were happy. है ना? Yes, thank you Rutuja. That was red velvet. केक का नाम है रेड वेलवेट. चलो, shall we start? Okay, हम लोग चालू करते हैं. रिकॉर्डिंग चालू किया ना मैंने? कर दिया. ओके, आई नो एवरीवन लाइक्स इट, इसके लिए मैंने वही मंगवाया था. ओके चलो, ये तो हो गया हमारा डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी. सो दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड एज फार एज डीपीडी इज कंसर्न, मतलब डिफिजन प्रेशर एंड डिफिजन प्रेशर डेफिसिट. अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है विच इज प्रोबेबली द लास्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर. बाकी का सब ऐसा छुटुक पुटुकी है. दैट इज वाटर पोटेंशियल. Now, what exactly do we mean by a water potential? Now, water, as we all know, is definitely made up of the molecules, right? It is like any type of a molecule and in the form of some kind of a chemical potential. मतलब कोई भी मॉलिक्यूल रहता है तो उसको अपना एक खुद का केमिकल पोटेंशियल होता है. ठीक है. एंड नेचुरली इट बेसिकली दे आर मूविंग इन दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ अ फ्री एनर्जी. ठीक है. काइनेटिक और फ्री एनर्जी के फॉर्म में कंटिन्यूअसली मूव होते रहते हैं. सो सॉल्यूशन की हम लोग बात कर रहे हैं. ठीक है. सो नेचुरली वाटर विल हैव दीज ऑल दीज मॉलिक्यूल्स एंड दे आर फ्रीली मूविंग. मतलब वाटर मॉलिक्यूल भी फ्रीली मूव होते रहते हैं. दिस इज अबाउट प्योर सॉल्वेंट. मतलब जब हम लोग प्योर सॉल्वेंट की बात करते हैं तब. बट अरे फिर से किसको पैनलिस्ट बनना है? एक मिनट, प्लीज रेज योर हैंड, द वन हु वांट्स टू बिकम अ पैनलिस्ट. या पैनलिस्ट जिसको बनना है वो हाथ ऊपर करे. कौन है ये? या ओके, एक मिनट. हाँ
ओके, आ गया मैं. So the molecules are freely moving in this particular solution, लेकिन solvent. लेकिन when we start converting this into a solution, जब हम लोग solution इसका बनना चालू करते हैं ना, तो that time there will be a change in the water potential. So water potential is what? The chemical potential or potential energy of the water molecule. It is nothing but the chemical potential or potential energy of a water molecule. तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? We call that as water potential. थोड़ा सा बाकी है प्रज्ञा. This will be done now. So it will be denoted by this particular sign called as the psi, psi. Okay, इसको हम लोग psi बोलते हैं. P is silent here. So that is the basically this is how we denote this particular water potential. Now what does it do? It measures the free movement of the water in a solution. मतलब प्योर रहेगा तो उसमें कैसा रहेगा? psi will be maximum. जैसे जैसे उसमें हम लोग सोल्यूट ऐड करना चालू करेंगे, the water potential will start reducing. So unit is Pascal here, denoted by capital P and A. अभी देखो हम लोगों ने 2 जार लिए, ऐसे इमेजिन करो. Here the water potential of this particular pure water is going to be maximum. प्योर वाटर रहेगा तो उसका पोटेंशियल हमेशा ज्यादा होता है, और मैक्सिमम मतलब कितना? 0. इसका मतलब whenever we start adding the solutes in the pure water, then the water potential will reduce than 0. मतलब it starts becoming negative. Okay, तो water potential यहाँ पे negative बनना चालू हो जाएगा. ठीक है, जैसे इफ वी टेक एन एग्जांपल, सपोज सोडियम क्लोराइड है, ये अगर मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन में ऐड करना चालू किया, तो नेचुरली द वाटर मॉलिक्यूल, सम ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल विल स्टार्ट गेटिंग कंबाइन और विल स्टार्ट गेटिंग स्टक. मतलब उनका मूवमेंट हैम्पर हो रहा है बिकॉज सॉलिड्स आर एडेड. सो ओनली देयर आर फ्यू वाटर मॉलिक्यूल्स व्हिच आर मूविंग अबाउट. यस, मैक्सिमम वैल्यू इज 0 हियर. लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो गया? ये पर्टिकुलर फर्स्ट डायग्राम में, डायग्राम ए में, the potential is now reduced. So addition of the solute will make the water potential minus, negative. So water potential will decrease. So it is always going to be negative. Clear? ठीक है, right? अभी यहाँ पे देखो, A डायग्राम है, B डायग्राम है, अपना स्टैंडर्ड. Now can you tell me A में कैसा है वाटर पोटेंशियल और B में कैसा है? दोनों में निगेटिव है, but here in A it's going to be less negative and here in B it's going to be more negative. समझ में आ रहा है? Yes. Again, if we go by the definition of osmosis, meaning the water molecule will start moving from its higher water potential to its lower water potential. बराबर है? Less negative मतलब water potential compared to B is high. Okay, so another definition, change in the definition, कि this water molecule will start moving from the region of higher water potential to the region of lower water potential. ठीक है, so water potential का जो formula होता है, it is always going to be water potential is equal to, this is solute potential psi s, and this is P stands for pressure potential, that is psi P. So this is the formula for the water potential. So it is equal to solute potential plus pressure potential. Suppose if we take an example here, यहाँ पे अगर हम लोगों ने फिर से एक example लिया, क्योंकि हम लोग इसको समझ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा example लेते हैं. Yes, Pragya, you want to say something? Sir, please show previous slide. कौन सा previous slide बेटा? ये वाला? No, sir. Sir, इसके पहले का. This one? This one? इसके पहले का. इसके भी पहले का? हाँ. Done, sir. Thank you. प्रज्ञा हो गया तेरा? Yes, sir. सबको समझ रहे हैं ना ये? So if we take an example here, suppose मैंने example लिया distilled water है. Distilled water का water potential कैसा रहता है? 0. मतलब pressure potential और
सॉलिड पोटेंशियल इज ऑल्सो 0। अभी सपोज अगर ये सेल है, ये सेल को मैंने अगर पानी में डिस्टिल्ड वाटर में डाल दिया, सो प्लांट सेल इमीडिएटली आफ्टर बीइंग पुट इनटू डिस्टिल्ड वाटर, जैसे ही मैं इसको डिस्टिल्ड वाटर में डालूंगा नेचुरली सॉल्यूट पोटेंशियल विल बिकम यहाँ पे निगेटिव, मतलब -2 हो जाएगा। लेकिन प्रेशर पोटेंशियल अभी भी 0 है। क्यों? बिकॉज द टर्जिडिटी हैज नॉट टेकन प्लेस। अभी तक टर्जिड नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग ये इमीडिएटली कैलकुलेट कर रहे हैं द मोमेंट वी पुट द सेल इन द वाटर, सो द वाटर पोटेंशियल बिकम्स -2। वहीं when the, yes you have to write all this, when the cell wall or the cell becomes turgid, तो क्या हो जाएगा? The pressure potential, the pressure will be applied, so naturally pressure potential will be +2, then solid potential will be -2, so naturally again it will come to the same position, that is water potential is equal to 0। मतलब क्या हो गया? Equilibrium is maintained within the cell। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट दी वाटर पोटेंशियल। मतलब ये चेंज होते रहेगा कंटिन्यूअसली टू मेक श्योर दैट द इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड। लेकिन जितना आप सोल्यूट ऐड करोगे उतना वाटर पोटेंशियल निगेटिव होते जाएगा। ठीक है, वापस निगेटिव हो गया तो उसको जीरो करने के लिए जो भी एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। आर यू गेटिंग दिस? So that the water potential will become 0 and it maintains the equilibrium। समझ रहा है? Good। Yes। आगे बढ़े। लास्ट स्लाइड ये वाला। डन? ठीक है, ये हो गया हमारा वाटर पोटेंशियल। अभी बस हम लोग ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स की बात कर रहे हैं ना, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, किस तरीके से होता है, कैसे कैरी किया जाता है सब्सटेंसेस को, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अभी आगे का पार्ट बहुत इजी है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। ये लास्ट स्लाइड दिया, डन दिया। दिया। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। अभी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट मतलब क्या? जैसे हम लोग देखते हैं ना कि देयर आर सो मेनी प्लांट्स व्हिच आर वेरी टॉल, हाइट उनका बहुत ज्यादा होता है, स्टिल द सब्सटेंसेस आर कैरीड। ओके, तो वो कैसे कैरी होते हैं, किस तरीके से कैरी होते हैं, हु इज गोइंग टू कैरी दैट? तो ना पहले के जमाने में पीपल डिडंट हैड एनी आइडिया कि कंडक्टिव टिश्यू क्या होता है, कैसे होता है। तो उस टाइम पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। A very earlier experiment, typical experiment which is done by the scientist. Say for example, select some white colored flowers. White color के फ्लावर, जैसे यहाँ पे रोज फ्लावर को हमने सिलेक्ट किया, then what you have to do is that we have to put this particular, add some color to the water, and then you put these flowers in the colored water. Okay, maybe for few hours to days, right? कुछ घंटे या फिर 2-3 दिन तक इनको ऐसा ही रखो। Later on you will observe that the more time this particular stem is in this colored water, greater are the chances that there will be change in color. So you will actually see that the color of this starts changing. Petal का color इस तरीके से change होना चालू हो जाता है। Yes, बराबर साइंस एग्जीबिशन में किया था ऐसा अमन बोल रहा है। गुड अमन। ओके, नाउ इफ वी टेक द कट सेक्शन, अगर हम लोग वो स्टेम का क्रॉस सेक्शन लेते हैं ना, तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। तो ऐसे दिखेगा। कैन यू सी दिस स्मॉल रेड कलर्ड डॉट्स एंड दिस लाइंस व्हिच वी कैन सी? मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? द xylem is carrying that colored water. It's not that it's a blood, but the colored water which you can see. So this shows the path of the water movement through the vascular bundle, that is the xylem. तो xylem से ये पानी ऊपर जा रहा है, इससे ये प्रूव होता है। तो ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स ये साइंटिस्ट ने किए थे। Now, as we all know that the diffusion is basically a very slow process. ठीक है? So it account only
फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंट मूवमेंट, मतलब जितने भी प्लांट्स जो छोटे हैं, श्रब्स और हर्ब्स है, तो उसमें डिफ्यूजन इज इनफ जिससे वाटर विल बी कैरिड. हाउ मच स्लो इज दिस? सो इट इज लाइक 2.5 seconds will be taken for a molecule to cross a typical plant cell. मतलब 2.5 seconds लगता है मॉलिक्यूल को प्लांट सेल को क्रॉस करने के लिए, और ऐसे लैक्स एंड करोड़ ऑफ सेल्स आर देयर. तो मतलब ये बहुत ओवरऑल ये बहुत स्लो प्रोसेस हो जाता है. सो गुड फॉर, it is better for the shrubs and herbs. Okay, but then the question is कि long distance transport कैसे होगा, how they are carried? So the water, mineral and the food will move by mass or bulk flow system. So we call this as mass flow system. What is mass flow system? It is the movement of the substances in bulk or en mass from one point to another as a result of pressure differences between 2 points. ठीक है, क्योंकि 2 पॉइंट में प्रेशर डिफरेंस था, उसकी वजह से द एंटायर मॉलिक्यूल, ऑल दिस मॉलिक्यूल्स आर कैरीड टुगेदर, एन मास कैरी हुआ है. इसको लिख लो अच्छे से. हो गया? डन. ओके, सो बल्क फ्लो कैन बी अचीव्ड बाय 2 ways. कौन कौन से? तो सबसे पहला आता है दैट्स कॉल्ड एज अ पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट. हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मतलब प्रेशर क्रिएटेड बाय द वाटर व्हिच इज पॉजिटिव. क्या नो? ये ले. ठीक है, तो नाउ दिस बल्क मूवमेंट कैन बी डन बाय 2 ways. सबसे पहला आता है पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट. मतलब क्या? इट इज बेसिकली द प्रेशर विच इज क्रिएटेड बाय द फ्लूइड. ठीक है, तो फ्लूइड प्रेशर क्रिएट करता है बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है उसको हम लोग बोलते हैं, मतलब इट इज मूविंग अगेंस्ट द ग्रेविटी ना, तो इसके लिए पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आएगा. और इट कैन मूव बाय नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. तो दोनों भी प्रेशर से, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, both the pressures will allow this water to move against the gravity in the upward direction. तो ये ऊपर ऐसे ऐसे मूव होते रहेगा. ठीक है, तो ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, इतना ज्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, बट मास फ्लो और बल्क फ्लो मतलब द मॉलिक्यूल्स विल बी कैरीड टुगेदर. सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ कैरी होते हैं. जैसे ट्रांसलोकेशन का कॉन्सेप्ट होता है. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज ट्रांसलोकेशन? यस, ट्रांसलोकेशन क्या होता है? एनी आइडिया? So translocation is basically the bulk movement of substances through the vascular tissues of the plants. मतलब एक जगह से दूसरी जगह. ट्रांस मीनिंग चेंज, लोकेशन का मतलब आता है पोजीशन. चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम वन एरिया, वन रीजन टू अनदर. ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलोकेशन. जैसे जाइलम होता है या फिर फ्लोएम रहेगा. सो ऑल द मॉलिक्यूल्स आर कैरिड इन मास, बल्क में सारे मॉलिक्यूल्स को कैरी किया जाएगा थ्रू द वैस्कुलर टिश्यूज. So we call this as translocation. Okay, so xylem will also help in translocation. जैसे xylem translocation will take place for what? किसके लिए होगा? तो it will be for the water, for the mineral salts, as well as for the organic nitrogen and the hormones.
ठीक है, सो दे विल हेल्प इन कैरिंग। तो जाइलम ट्रांसलोकेशन इसके लिए होगा। फ्लोएम का भी ट्रांसलोकेशन रहेगा, सो द फ्लोएम विल हेल्प इन ट्रांसलोकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक सोल्यूट्स एज वेल एज द इनऑर्गेनिक सोल्यूट्स। तो उनको कैरी करने के लिए काम में आएगा फ्लोएम ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो ट्रांसलोकेशन दोनों में होता है, जाइलम में भी होगा और फ्लोएम में भी होगा। Okay, but when we are talking here about this long distance transport, now we need to understand ki how this mechanism takes place, matlab path of water in the route, how it is, so that it will be carried en masse in bulk, सब साथ में जाएगा। ठीक है, so you all know the regions of the route, ये हम लोगों ने already पढ़ा हुआ है। जैसे for example we have different region, जैसे सबसे पहला आता है root cap, जो एकदम टिप पे रहता है, we are going from tip to the base। okay, रूट कैप के ही पीछे वी हैव द मेरिस्टेमेटिक जोन, दिस इज द जोन वेयर द सेल्स आर डिवाइडिंग। उसके ऊपर आता है जोन ऑफ इलोंगेशन, दैट इज द मैक्सिमम एक्टिविटी ऑफ द सेल्स विल बी सीन इन दिस रीजन। फिर उसके ऊपर आता है रूट हेयर जोन एंड एब्जॉर्प्शन जोन। व्हाई वी कॉल दिस एज एब्जॉर्प्शन जोन? बिकॉज इट कंटेन्स द रूट हेयर्स एंड रूट हेयर्स हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। और उसके बाद ऊपर क्या आएगा? मैचुरेशन जोन। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द रूट्स व्हिच वी हैव हियर इज द रूट हेयर जोन। Now what happens here is that the root hairs will start absorbing the water. So what are root hairs? So root hairs are basically the type of epidermal cells and they will have the small thread-like structure. मतलब this is a cytoplasmic extension only. You can see yellow color का जो है ना वो cytoplasm है. So it is the cytoplasmic extension, plasma membrane का extension, cell wall का extension, which gives rise to this structure known as the root hair. ठीक है, and it's a type of epidermal cell containing root hair, therefore called as root hair cell. So unicellular होता है ये, so it's an unicellular and elongated cell, and at the same time the approximate length is like 1 mm to 1 centimeter. Okay, cell wall will be made up of cellulose or pectin. So this is a typical root hair. नो श्रावणी, मैच्यूरेशन रीजन विल नॉट हैव द रूट हेयर्स। ठीक है, वहां पे होते हैं लेकिन कम होते हैं। एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा होता है रूट हेयर रीजन से ही। ओके, रीजन ऑफ रूट हेयर से सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। राइट नाउ इफ वी टेक द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द रूट, टिपिकल रूट, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है एनाटॉमी में भी। तो ये यहाँ पे रहेंगे रूट हेयर्स। ओके, उसके बाद अंदर का जो लाइनिंग रहता है दैट्स, अच्छा ये पहला एपिडर्मल सेल्स है ग्रीन कलर का, और एपिडर्मल सेल्स को रूट हेयर्स आते हैं। फिर उसके अंदर आता है कॉर्टेक्स, मतलब सेल्स ऑफ द कॉर्टिकल रीजन। कॉर्टेक्स के बीच में वी हैव द एंडोडर्मिस व्हिच विल हैव व्हाट? कैस्पेरियन स्ट्रिप। और वो याद है आप लोगों को? पैसेज सेल्स, Barrel shaped cell. यस करेक्ट, बैरल शेप्ड सेल्स एंड कैस्पेरियन स्ट्रिप एंड पैसेज सेल्स। फिर उसके अंदर आएगा पेरिसाइकल, और पेरिसाइकल के अंदर क्या रहेगा? पिथ, और पिथ के अंदर रहेगा जाइलम एंड फ्लोएम। मतलब वाटर कहीं यहां पे रहेगा and water needs to be absorbed, has to travel like this and then has to enter in the xylem. मतलब there has to be a particular path by which the water will travel towards the xylem. ठीक है, so let us try and understand कि ये water का movement होता कैसे है. Okay, now you can see here we have root hairs. This is the soil which will have of course the root water. And which type of water is absorbed by the plants? Can anyone tell me the type of water which is absorbed by the plants in the soil? Capillary water. Very good, capillary water. Fantastic. ठीक है, so naturally the water will start getting absorbed through the root hairs, so it enters here and from here it enters in the cortical tissues. मतलब यहां से पानी इधर आएगा, so this cell will become turgid. जैसे ये सेल turgid हो जाएगा, the pressure in this cell is more and in this cell is less, so water will start moving like this. फिर यहाँ से फिर ये यहाँ पे वाटर कंटेंट ज्यादा हो गया क्योंकि टर्जिड है, इधर वाटर कंटेंट कम है, तो ये इधर से ऐसे इधर आएगा। फिर यहां से इट विल बी कैरिड थ्रू द जाइलम, फिर ये जाइलम से जाएगा ऊपर, और अदर यहाँ से, सॉरी जाइलम इधर पीछे है, आई एम सॉरी, ठीक है, ये वाला नहीं जाइलम, ठीक है, वो पेरिसाइकल है। एक मिनट, हाँ ओके, तो ये यहां से इट विल क्रॉस द एंडोडर्मिस, देन पेरिसाइकल एंड देन एंटर्स इन द जाइलम एंड देन इट इज मूव्ड इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो ऐसे ऊपर जाना चालू हो जाएगा। So this is how the movement of the water takes place.
लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है. So there are various pathways which helps in transport of the water molecule. जैसे for example, it starts from the root hairs, that is epidermis, then it enters in the cortical tissues, मतलब cortex का cells में, then it goes to the endodermis. Endodermis से enters the pericycle, cells of pericycle, and then enters the xylem. ठीक है? So this is the typical path of the water. But as I said ना, there are various paths which are responsible for this. कौन से? तो जैसे for example, सबसे पहला path आता है, that is called as apoplastic pathway. The first pathway which is responsible for transport of water. Second pathway is known as the symplastic pathway, and the third pathway which we have is the transmembrane pathway. Let us try and understand one by one कि ये pathways है क्या. कौन से? सबसे पहला आता है apoplastic pathway, second one is symplastic pathway, and the third one is transmembrane. चलो डायग्राम देखकर निकाल कर समझते कि ये है क्या. Now this is a typical diagram of the root, क्रॉस सेक्शन ऑफ द रूट. तो अगर आप देख रहे हो तो रूट हेयर्स है, रूट हेयर्स के बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बीच में है आपके सेल्स जिसमें गैप्स दिख रहे हैं ना. व्हाट आर दीज गैप्स कॉल्ड एज? सेल्स के बीच में आपको बहुत सारे गैप्स दिख रहे हैं. कैन यू सी दिस? यहाँ पे गैप दिख रहा है आपको, इधर गैप दिख रहा है, इधर गैप है, इधर. व्हाट आर दीज कॉल्ड एज? Yes, perfect, Sanika Walimbe. It is called as plasmodesmata. Lovely. यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप है. Can you see this? ये कैस्पेरियन स्ट्रिप है, मतलब ये कौन से सेल्स है? बैरल शेप्ड सेल्स है. उसके बीच बीच में क्या रहेगा? पैसेज सेल्स. और यहाँ पे अंदर रहेगा जाइलम. So somewhere here we have the xylem. Okay. So what is this apoplastic? Yes, suberized cells बोलते हैं हम लोग उसको. तो apoplastic pathway क्या होता है? So as you can see here, the water is moving through the cell wall. अगर आप फिर से देखो हाँ अच्छे से, क्या हुआ? वाटर एंड मिनरल्स फ्लो इन अपवर्ड डायरेक्शन थ्रू द एपोप्लास्ट टू द जाइलम. वेरी गुड, नाइस. खुशी. एक तो मूवी देखने के लिए जाती है और फिर इधर कुछ तो भी लिख रही है. फटके सर मूवी देखने के लिए नहीं गई, किसने बोला आपको? मुझे क्या मालूम, तेरी बदनामी हो रही है तेरे पीछे, है ना? तेरे फ्रेंड्स है ना, उनको फटके मारना अभी तू जाके. हाँ सर. हाँ यस, बोलो कौन है? Can you show last slide, please? ये जरूर ऋतुजा रहेगी. इसके पहले वाला, इसके भी. ये Thank you, sir. हो गया? Yes, sir. ओके. स्क्रीनशॉट्स अगर निकाल रहे हो तो मेक इट अ पॉइंट टू राइट द नोट्स इमीडिएटली. नहीं तो लेट मी टेल यू, एक लेक्चर के बाद, 2 लेक्चर के बाद, 3 लेक्चर के बाद ऐसे ना 200 स्क्रीनशॉट्स हो जाएंगे. फिर कुछ समझ में नहीं आएगा कौन से चैप्टर का स्क्रीनशॉट किधर है. चलो, एपोप्लास्टिक पाथ में अगेन आई एम शोइंग यू हाउ दिस पाथवेज. यू कैन सी हियर द वाटर इज मूविंग थ्रू व्हाट? मूविंग थ्रू द सेल वॉल. मतलब it is not entering the cell. So the movement of the water through the cell wall and intercellular spaces. 2 सेल्स के बीच में अगर गैप रहेगा तो उसमें से पानी का मूवमेंट हो रहा है. So we call that as the apoplastic pathway. Are you able to hear me? Hello. हाँ, okay. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखो. ठीक है. देयर इज नो क्रॉसिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये पर्टिकुलर पाथवे में देयर इज नो क्रॉसिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो वी कॉल दिस एज नॉन ऑस्मोटिक इम्बाइबिशन. क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं हो रहा, इसके लिए उसको नॉन ऑस्मोटिक इम्बाइबिशन ऐसे बोला गया है. सो दैट इज द नेम गिवन हियर फॉर दिस पर्टिकुलर पाथवे. ठीक है. आगे बढ़े. लिखा आपने ये? गुड. नाउ उसके बाद द नेक्स्ट पाथवे विच वी हैव इज द सिम्प्लास्टिक पाथवे. ये टिपिकल जो हम लोग देखते हैं वो, जैसे द रूट हेयर से ये पानी आएगा, देन विल स्टार्ट क्रॉसिंग द मेम्ब्रेन एंड देन एंटर्स द जाइलम. how it is going to cross the membrane? It will cross the membrane through the plasmodesmata. So the water moves through the plasmodesmata. So it is basically moving through they are called as plasmodesmata, as we all know, interconnected cytoplasmic network. ठीक है. सिम्प्लास्ट उसको हम लोग बोलते हैं. सिम्प्लास्ट ऑस्मोसिस इज द नेम गिवन टू दिस, राइट? सो मतलब यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा से, मीनिंग इट इज क्रॉसिंग द मेम्ब्रेन ऑल्सो, एंड
From one cell to another, the water is entering through the plasmodesmata. So इसको हम लोग बोलते हैं symplastic pathway. तो सबसे पहला pathway आता है apoplastic pathway, which is where the water is carried through the cell wall and intercellular spaces. Whereas symplastic में it will cross the cell membrane and enters from one cell to another through plasmodesmata. ठीक है, तो ऐसे ये जाएगा और क्रॉस करके जाएगा. नाउ द क्वेश्चन इज कि ट्रांस मेम्ब्रेन क्या होता है. जैसे एपोप्लास्ट में अगर आप देखोगे ना, तो एपोप्लास्ट में क्या हो रहा है, द वाटर इज बीइंग कैरिड फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन, रादर सेल वॉल. ठीक है, सो एंडोडर्मिस से कैस्पेरियन स्ट्रिप तक पानी आएगा, लेकिन कैस्पेरियन स्ट्रिप के बाद आगे पानी जा ही नहीं सकता है. अगर आप डायग्राम, आपको फोटोग्राफ याद होगा, तो उसमें आपको दिखेगा कि मैंने कैस्पेरियन स्ट्रिप तक ही पानी लाया था, लेकिन जाइलम तक वो पहुंचा नहीं था. इफ यू रिमेंबर पहला वाला डायग्राम एपोप्लास्टिक का. तो यहाँ पे वो पहुंचेगा कैसे ना, व्हाई इट इज नॉट एबल टू रीच देयर, बिकॉज ऑफ द सबराइज्ड सेल्स. सबेरिन होता है, सो सबराइज्ड सेल्स की वजह से द वाटर विल नॉट बी एबल टू मूव. ठीक है, तो वो मेम्ब्रेन को क्रॉस ही नहीं कर पाता है. अंडर सच सिचुएशन इट हैज टू टेक अ डिटूर. डिटूर का मतलब क्या आता है, दैट द वाटर मॉलिक्यूल, जैसे यहाँ पे ये एपोप्लास्टिक पाथवे है, तो इधर तक ये अटक गया. इसके बाद दिस वाटर from this particular cell will enter in the, this is symplastic pathway. लेकिन यहाँ पे the water which has reached up to the Casparian strip takes a detour and then enters through the plasmodesmata, crosses the cell membrane and enters the xylem. मतलब इसने क्या किया, एक अलग पाथवे बना दिया. इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे. ट्रांस मतलब between, membrane मतलब the cell membrane. So it's a pathway which has taken place where it's going to cross. So this water will cross the cell membrane. मतलब water initially will be carried by apoplastic pathway. Later it is carried to the xylem through the transmembrane pathway. और सिम्प्लास्ट में तो सीधा 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 पानी आ जाएगा. समझ में आया सबको? 3 पाथवे समझा? Yes or no? Good. ठीक है. So Casparian strip is submerized, so naturally it is impermeable, will not allow the water molecules to move. So the movement of the water molecule will take place through the passage cells. ठीक है, passage cells will be responsible for movement of the water molecule because there is no submarine. तो मतलब अगर पानी अगर यहाँ से ऐसे ट्रांस मेम्ब्रेन से ऐसे 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 करते इधर तक आ गया, तो ये इधर अटक गया ना, तो यहाँ से ये पाथवे बदल के ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे से चला जाएगा इधर, ऐसा. सो ये छोटा सा जो पाथवे बनता है, दैट्स कॉल्ड एज द ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे. ठीक. सो दिस इज हाउ द ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे विल बी सीन, और रादर डिफरेंट पाथवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर एपोप्लास्टिक पाथवे वाली स्लाइड. बाप रे, सृष्टि सो रही है, इतना पीछे जाना पड़ेगा मेरे को. ये एपोप्लास्टिक पाथवे. हो गया? चलो, अभी ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है एक्टिव एब्जॉर्प्शन एंड पैसिव एब्जॉर्प्शन. ये मुझे लगता है कि आप लोगों को पता है कि क्या होता है. ठीक है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन मतलब क्या, हाउ डू रूट्स एब्जॉर्ब द वाटर. सो देयर इज अ टिपिकल मैकेनिज्म बाय व्हिच द वाटर विल बी एब्जॉर्ब. सबसे पहला आता है दैट्स कॉल्ड एज एक्टिव एब्जॉर्प्शन. सेकंड वन इज पैसिव. व्हेन आई से एक्टिव एब्जॉर्प्शन मतलब क्या, active absorption meaning with the help, very Energy good, needed. energy is used, very good. So it is in the presence of energy in the form of ATP, and passive में it is through the concentration gradient. तो ये gradient से ही पास होगा. ठीक है. अच्छा, अभी यहाँ पे क्या होता है, जैसे imbibition हो गया, the water is absorbed here. Osmosis की मदद से water will be carried from one cell to another cell. So we have transport of the water from the lower water potential to the higher water potential, and this is how it will be carried. So to always maintain the high osmotic pressure in the cell, the energy will be used. क्योंकि यहाँ पे सेल में हमेशा क्या रहेगा, लो वाटर पोटेंशियल रहेगा, तो पानी ऐसे पीछे जा सकता है, लेकिन पानी पीछे जाता नहीं है, बिकॉज the higher osmotic pressure is maintained. And how it is maintained? It is maintained with the help of ATP.
And because this pressure is maintained with the help of ATP, therefore we call this as the active absorption. ओके तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन. ठीक है, सो दिस इज नोन एज the active absorption. And passive absorption तो easy है, it is basically through the concentration gradient. So the loss of water from the aerial parts of the plant is known as transpiration, and transpiration helps in further absorption of water. मतलब जितना ज्यादा transpiration होगा उतना absorption बढ़ेगा. मतलब ये passive हो गया, without the use of energy, and as the energy is not used here, therefore we call this as passive absorption. ठीक है, समझ में आ रहा है? यस, इजी है अभी ये सारा पार्ट, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. असेंट ऑफ सैप तो पता ही है अपने को. वाटर इज नाउ मूविंग फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू द लोअर वाटर पोटेंशियल, ऑस्मोसिस से हो रहा है. ठीक है, रूट हेयर से जाइलम तक ये पहुंचेगा. So now what happens here is that it will be sent in the upward direction. ये ऊपर की तरफ जाएगा. So how it will be sent in the upward direction? तो ये पानी ऐसे ऊपर राइज होना चालू क्यों हो जाएगा और कैसे हो जाएगा? So water has two important characteristics. कौन से? जैसे there is one characteristic known as adhesion, another characteristic known as cohesion. So with the theory or the concept of adhesion and cohesion, the water will be carried in the upward direction. ठीक है, so sap is nothing but pure water plus the minerals. तो ये सब किधर हो रहा है? upward movement में जा रहा है. So there is ascent of sap, मतलब क्या? upward movement of the sap from roots to the aerial parts against the force of gravity, against the gravitational force से जा रहा है. So actually translocation of water is taking place here. ठीक है, just a minute, students.
आ गया मैं फिर से। ओके, ये समझ में आ रहा है ना? आई डोंट थिंक इसमें कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। या easy है सब। upward movement of the water is taking place here. Now through what does the water rise in the plants? कैसे rise होता है plants में? So naturally as I said ना, mechanisms होते हैं। तो जैसे for example जैसे xylem है, xylem से पानी अभी ऊपर जाना चालू हो जाएगा। So we have this conducting tissue, correct? And it is carrying water in the upward direction. Phloem is carrying food in both the direction. इसके लिए arrow भी देखो कैसा है। It is both in upward as well as downward direction. करेक्ट, दोनों डायरेक्शन में खाना कैरी होगा। वी आर टॉकिंग हियर अबाउट ओनली जाइलम, ठीक है। सो जाइलम इज बेसिकली इंटरकनेक्टेड। कैसे? रूट का जाइलम देखोगे तो स्ट्रक्चर अलग है, बराबर है। स्टेम का जाइलम का स्ट्रक्चर अलग है, पोजीशंस अलग है, और लीफ का जाइलम का पोजीशन अलग है, बट दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड, ठीक है। राइट फ्रॉम द रूट्स टू द स्टेम टू द लीव्स, ऑल द एंटायर जाइलम इज इंटरकनेक्टेड। Like for example जैसे vessels होते हैं, xylem vessels and tracheids, so they will help in carrying this particular water. Now how these vessels and tracheids are formed? So they are basically lignified dead cells. Now when I say lignified dead cells मतलब क्या? The cell wall is now lignified, so the cell wall starts becoming thick. Okay, lignin की मदद से thick हो जाता है। This end portion of the cell wall will be lost. And then it starts making a continuous pipeline like structure. तो ऐसा pipeline जैसा structure बनना चालू हो जाएगा। Are you getting this? तो ऐसा ये बनता है। So this is known as lignified cells. And this helps in the ascent of sap. कैसे ascent of sap होता है? Ascent of sap will take place by two mechanisms. So शायद आगे रहेगा adhesion and cohesion. Okay. कोहिजन का स्पेलिंग क्या है? या ठीक है। सो एडिशन एंड कोहिजन, एडिसिव फोर्स और कोहिसिव फोर्स ऐसे होता है ना, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स विल स्टार्ट गेटिंग स्टिक विद टुगेदर एंड द वाटर मॉलिक्यूल्स विल स्टार्ट गेटिंग स्टक टू द वॉल of the xylem, inner wall of the xylem, and that helps in transport of these substances. Okay. अच्छा, ascent of sap के लिए we have this important theory known as the root pressure theory. What is? अच्छा, दो theories होते हैं, कौन कौन सा? सैप को ऊपर लेके जाने के लिए पहला theory आता है रूट प्रेशर, और दूसरा कौन सा होता है? सेकंड वन आप लोगों को पता रहेगा। वेरी गुड। सो ट्रांसपिरेशन की मदद से वाटर इज पुल्ड ना, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल, ठीक है। वेरी गुड। सक्शन फोर्स रहता है या फिर ट्रांसपिरेशन पुल रहता है, बिकॉज द वाटर इज बीइंग कैरिड अगेंस्ट द ग्रेविटी. So the cell sap oozes out with the pressure, ठीक है। So that's called as exudation and bleeding. क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, तो गलती से अगर आपने स्टेम को कट दे दिया तो सेल सैप ऐसे बाहर निकलना चालू होगा। ओके, एंड दैट विल हेल्प इन दिस पर्टिकुलर मैकेनिज्म, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या होगा? हाँ, ओके, बस थोड़ा सा ही बाकी है लेसन। रूट प्रेशर क्या होता है? डू आई रियली नीड टू गिव यू दिस आइडिया ऑन व्हाट द रूट प्रेशर इज? सो basically root hairs will absorb the water. The moment the water enters in the root hairs, the cells of the root hairs starts becoming turgid. This turgidity allows water to move in the upward direction.
ठीक है। सो ऊपर वाला जो सेल रहता है वो फ्लैसिड रहता है, नीचे वाला सेल टर्जिड रहता है। सो पानी ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जाना चालू हो जाता है, ठीक है। एंड दैट इज हाउ द वाटर विल बी कैरिड टिल द जाइलम। अच्छा, अभी सपोज ये वाला सेल है और ये एक दूसरा सेल है, और यहाँ पे सपोज अगर ऐसा रूट हेयर है, ठीक है, वाटर इज एब्जॉर्ब, पानी इधर से इधर आएगा तो ये सेल कैसा बन जाएगा, टर्जिड। नेचुरली अगर ये टर्जिड हो गया और ये फ्लैसिड है तो पानी वाटर विल मूव फ्रॉम टर्जिड सेल टू द फ्लैसिड सेल, तो ये भी टर्जिड हो जाएगा। तो यहां से अगर पानी का लॉस हो गया तो भी ये वाला सेल फ्लैसिड होता नहीं है, बिकॉज देयर इज ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस as the water is continuously getting absorbed, so it doesn't allow this particular cell to become flaccid, and that is how it starts forming a steady column of xylem vessel। तो ऐसा steady column बनना चालू हो जाएगा, ठीक है। सो द फोर्सिंग द सैप इनटू द वेसल एंड अपवर्ड, तो ये टर्जिडिटी और फ्लैसिडिटी की वजह से ये होता है, ठीक है। अब ये अगर प्रेशर बहुत ज्यादा है और एटमॉस्फियरिक प्रेशर, मतलब एटमॉस्फियर की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, या फिर ऑफ बिकॉज ऑफ सम रीजंस transpiration is not taking place, matlab loss of water is not taking place, but the root pressure if it continues, then there will be a time when the water will start coming out from the specialized openings which are present at the margins of the leaves known as hydatodes, and the water molecule literally starts coming out from the hydatodes in the form of water droplets. And what are hydatodes? Hydatodes are nothing but the openings at the vein ends. ये vein है और ये vein का end पे opening है, okay? So the exudation of the cell sap from the hydatodes due to root pressure. Root pressure हो रहा है लेकिन transpiration नहीं हो पा रहा है, मतलब loss of water नहीं हो रहा है। तो अगर पानी का कंटेंट प्लांट में ज्यादा हो गया तो वाटर विल स्टार्ट गेटिंग लॉस्ट थ्रू द हाइडेथोड्स, जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, एनीवन? We call this as what? Very good, Nishita. It's called as dew drops. Okay? तो जनरली ड्यू ड्रॉप्स कब होता है, अर्ली मॉर्निंग रहेगा या फिर लेट नाइट, जब टेम्परेचर एकदम कम है तो ट्रांसपिरेशन कम है, लेकिन वाटर रूट प्रेशर तो चालू रहेगा ना, मतलब पानी का एब्जॉर्प्शन चालू रहेगा लेकिन ट्रांसपिरेशन कम हो गया, तो उसकी वजह से ये मैकेनिज्म होता है, ठीक है। सो दैट्स कॉल्ड एज द गटेशन। यस, एंड द स्टोमेटा आर क्लोज्ड, करेक्ट, ठीक है। So sufficient this particular push of the water, मतलब root pressure जो है ना, it is sufficient for the smaller plants, but when it comes to plants which are very tall, उनके लिए एक pull theory आता है, that's called as transpiration pull theory, simple and easy theory, ठीक है। हाउ डज द वाटर राइज अप इन टॉल ट्रीज, टॉल ट्रीज में कैसे राइज होगा? सो जैसे यहाँ पे हाइपेरियन का नाम का प्लांट है विच इज लाइक 379 फीट टॉल, इतना लंबा प्लांट है, ओके। तो ये प्लांट में फिर मूवमेंट कैसे होगा? सो मूवमेंट ऑफ द वाटर इन दिस प्लांट विल टेक प्लेस अगेन, जैसे रूट हेयर्स विल एब्जॉर्ब द वाटर, यहाँ से धीरे धीरे पानी जाएगा ऊपर, व्हेन इट स्टार्ट्स रीचिंग द लीव्स, लीव्स से होता है ट्रांसपिरेशन, ओके यहां से ट्रांसपिरेशन चालू हो जाएगा। As the transpiration continues, the amount of water in this particular leaves will reduce, and this transpiration starts creating a suction force, as if it is asking or allowing water to be pulled. पानी खींच रहा है ऐसे लगता है, suction force लगता है, and because of that the water will move in the upward direction. तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? transpiration pull। जैसे यहाँ पे डायग्राम में देखो, we have these leaves here, spongy mesophyll and palisade mesophyll, vascular bundles से water will start entering, and then some amount of water will be lost in the form of water vapors. So naturally यहाँ पे low water potential रहेगा, vascular bundle में high water potential रहेगा, so again the water again the suction will be created here, so that it will allow or ask that particular structure or the leaves, or rather to the roots, to absorb more and more amount of water. तो जितना ट्रांसपिरेशन से लॉस होगा उतना पानी का मूवमेंट बढ़ेगा और उतना प्रेशर होगा, मतलब उतना रूट प्रेशर ज्यादा होगा। मतलब ये क्या हो रहा है ना, एक सक्शन पंप जैसा हो गया क्रिएट। ट्रांसपिरेशन इज लाइक अ सक्शन पंप, so that is why it allows more and more water to be absorbed and moved in the upward direction, ठीक है। yes Sir, so at night when the stomata are closed, that time transpiration is not going on. So at that time they will do root pressure theory only.
only root pressure theory, and that is why if the pressure is more in the plant, so it starts coming out in the form of dew drops ना, इसके लिए early morning आपको वो दिखेगा guttation. Okay, समझ में आ sir. रहा है? हाँ, ठीक है. So this is known as transpiration, and because of the transpiration, the suction force or the pull is created, therefore called as transpiration pull. और force और pressure कितना रहता है? तो it is 20 atmospheric pressure. So that is the pressure which is created. अरे सानिका रुक ना भाई, कितनी खाई है तुझे घोड़ के? हाँ, सानिका एक ही क्वेश्चन बार बार पूछ रही है, लेसन कितना बाकी है, लेसन कितना बाकी है. घोड़ के तू नहीं रे वालिम्बे. ओके, व्हाई डजंट द वाटर कॉलम ब्रेक? वाटर कॉलम ब्रेक क्यों नहीं होता है? तो उसके लिए ये थियरी आता है, दैट्स कॉल्ड एज कोहेजन एंड एडिशन. कोहेजन मतलब टू वाटर मॉलिक्यूल्स विल गेट स्टक टू ईच अदर, so we call that as cohesion. Adhesion का मतलब आता है water molecule will also get stuck to the wall of the xylem cells, so that will not allow these water droplets to come down. Instead they will move only in upward direction. तो वो कभी नीचे नहीं आएगा क्योंकि वो एक दूसरे के साथ चिपका हुआ है और वो अंदर के वॉल को, जाइलम के सेल वॉल को भी चिपका हुआ है. ठीक है, एंड दैट इज हाउ इट स्टार्ट्स फॉर्मिंग द कंटिन्यूअस वाटर कॉलम. ठीक है, सो वी हैव दिस इंपॉर्टेंट थियरी नोन एज एडहेजन एंड कोहेजन थियरी. ठीक है, डिक्सन एंड, ये दोनों साइंटिस्ट हैं, ये लिख के रखो कहीं तो भी, डिक्सन एंड जॉली introduced this cohesion tension theory, adhesion and cohesion theory in 1894. ये वाला theory है, डिक्सन एंड जॉली 1894. ठीक, बस अब ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, कैसे होता है. सो इट इज नथिंग बट इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द स्टोमाटा. ओके, सो दैट्स कॉल्ड एज अ ट्रांसपिरेशन. ये एक्सपेरिमेंट आपको पता रहेगा ना. ये प्लांट को हम लोगों ने बैग में रखा हुआ है और इसको एक्सपोज किया with the heat, then you will find that the droplets will accumulate in the inside of the bag. ठीक है, सो टाइप्स भी तीन होते हैं. जैसे सबसे पहला आता है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, दूसरा आता है लेंटिकुलर, तीसरा आता है स्टोमेटल. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज स्टोमेटल. ठीक है, उसके बाद आता है लेंटिकुलर और आखिरी में आता है क्यूटिकुलर. एक्चुअली क्यूटिकुलर स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन को हेल्प करता है. क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन मतलब क्या? वी हैव अ वैक्सी कवरिंग ओवर द ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स नोन एज क्यूटिकल. बराबर है, एंड दिस क्यूटिकल विल प्रिवेंट द एक्सेस लॉस ऑफ वाटर. एज यू कैन सी हियर डायग्राम में क्यूटिकल दिखाया है, करेक्ट. एंड दिस क्यूटिकल विल प्रिवेंट द एक्सेस लॉस ऑफ वाटर by transpiration. So 8 to 10% water loss is done through this, लेकिन बहुत सारा प्रिवेंट भी होता है. लेंटिकुलर मतलब क्या? जैसे फॉर एग्जांपल द bark of a tree will have these minute openings known as the lenticels, and around 0.1 to 1% water loss will take place through the lenticels, and lenticels are open 24/7. They do not have any control. ये continuously open ही होता है. Okay, and the last but not the least is the stomatal transpiration. Stomatal transpiration मतलब क्या? The loss of water is taking place through the stomata, which accounts for almost 80 to 90% of the water loss. As I said earlier, सबसे ज्यादा water loss जो होता है वो होता है through the stomata only, the transpiration से. Okay, which is like 80 to 90%. ठीक है. Now what are the factors which affects the transpiration? फटाफट देख लेते हैं. सबसे पहला temperature. Higher the temperature, greater will be transpiration. Lower the temperature, lesser will be the transpiration. Directly proportional. Moisture. Moisture अगर surface आजू बाजू में ज्यादा रहेगा तो greater the moisture, lesser will be transpiration. Lesser the moisture, greater will be the transpiration. मतलब inversely proportional. Wind के साथ again it is directly proportional. ठीक है, greater the wind, greater will be transpiration. देन लाइट के साथ अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. जितना ज्यादा लाइट और टेम्परेचर दोनों साथ में आएगा, जितना ज्यादा लाइट रहेगा उतना ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा, जितना कम रहेगा उतना कम होगा. सो टेम्परेचर, विंड एंड लाइट दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड मॉइस्चर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ठीक है, इतना याद रखो. राइट. इंटरनल फैक्टर जैसे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमाटा.
ओके, व्हाट टाइम दे आर ओपनिंग एंड व्हाट टाइम दे आर क्लोजिंग. जैसे फॉर एग्जांपल ड्राई जीरोफाइटिक प्लांट जो होते हैं, जो जनरली डेजर्ट में मिलते हैं, तो डे टाइम में स्टोमाटा आर क्लोज, सो द ट्रांसपिरेशन इज स्टॉप्ड. ओके, नंबर ऑफ स्टोमाटा आल्सो अफेक्ट्स देयर डिस्ट्रीब्यूशन, देयर पोजीशन. मतलब लीफ में दोनों सरफेस पे अगर इक्वल नंबर ऑफ स्टोमाटा रहेगा तो ट्रांसपिरेशन विल बी मोर, लोअर सरफेस पे ज्यादा रहेगा तो ट्रांसपिरेशन विल बी लेस. नंबर ऑफ स्टोमाटा ज्यादा रहेंगे तो ट्रांसपिरेशन विल बी मोर. सो दिस इज ऑल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ओके, देयर इज समथिंग नोन एज कैनोपी स्ट्रक्चर. डू यू नो व्हाट इज कैनोपी स्ट्रक्चर? जो आपको कहाँ मिलता है? ये आपको मिलता है फॉरेस्ट में. यस, परफेक्ट निशिता. तो ऐसे बड़ा आसान ऐसा कैनोपी बन जाता है फॉरेस्ट में बिकॉज ऑफ द टॉलर ट्रीज. तो उसके नीचे जो छोटे छोटे ट्रीज होते हैं ना, उनमें से ट्रांसपिरेशन कम होता है बिकॉज लाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाता है. ये प्लांट्स, बड़े बड़े प्लांट्स इतने ठीक होते हैं कि पेनिट्रेशन ऑफ द लाइट इज नॉट कंप्लीट. तो उसकी वजह से रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन विल रिड्यूस. एंड देन परसेंटेज ऑफ ओपन स्टोमाटा, कितना स्टोमाटा ओपन है कितना कम है. यस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. एक मिनट है बच्चों. यस, परफेक्ट दिया. चलो, सो ये हो गया आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन. ये बताने की जरूरत है. स्टोमाटल क्लोजल, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमाटा. आईसीएसई में जो बच्चे रहेंगे उनको ये पता रहेगा. When the guard cells they become turgid, the stomata will open. When the guard cells become flaccid, the stomata will close. So turgidity, yes, turgidity and flaccidity will help in opening and closing of the stomata. Okay, so there are three theories, sugar and starch interconversion theory, then we have active potassium theory and ABA. This is which hormone? Abscisic acid theory. ठीक है, तो ये तीन थियरीज होते हैं, उसकी मदद से ये पूरा प्रोसेस होता है. जैसे फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग डे टाइम वी हैव दिस सब्सिडरी सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट अराउंड दी गार्ड सेल्स. ड्यूरिंग डे टाइम द गार्ड सेल्स विल स्टार्ट फोटोसिंथेसाइजिंग. ओके, तो इमीडिएटली फोटोसिंथेसिस चालू कर देते हैं. तो उसकी वजह से क्या होता है? देन द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, सो इट स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग द शुगर. So the amount of sugar molecule here will increase. So naturally यहाँ पे solute concentration बढ़ जाएगा और subsidiary cells में water concentration ज्यादा है. So water starts moving in. The moment the water moves inside the guard cells become turgid and the stomata will open. समझ में आ रहा है? So simple theory called as sugar starch interconversion theory. तो यहाँ पे तो डायरेक्ट शुगर बन गया. इसके लिए स्टोमाटा ओपन हो गया क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा हो गया, मतलब पानी कम हो गया इधर और यहाँ पे पानी ज्यादा है. सो द वाटर स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है. वही दूसरा जो आता है दैट इज एक्टिव पोटेशियम थ्योरी. लेविट नाम के साइंटिस्ट ने 1974 में ये दिया था. अभी इन्होंने क्या बोला? द गार्ड सेल्स विल ऑलवेज हैव द ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोर्ड प्रोडक्ट कॉल्ड एज द स्टार्च. ड्यूरिंग डे टाइम द स्टार्च स्टार्ट्स गेटिंग कन्वर्टेड. इसका ब्रेकडाउन होता है, वो बनाता है मैलिक एसिड. और मैलिक एसिड के दो कंपोनेंट्स बनते हैं कॉल्ड एज मैलेट एंड हाइड्रोजन. हाइड्रोजन इज एन आयन विच इज रिलीज्ड आउट फ्रॉम द गार्ड सेल्स. तो ये गार्ड सेल से बाहर चला जाता है. सो नेचुरली अभी यहाँ पे क्या हो गया? सब्सिडरी सेल्स में द सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इज
more. So the potassium starts moving in. जैसे ही हाइड्रोजन आयन अगर गार्ड सब्सिडरी सेल्स में चला गया, पोटेशियम स्टार्ट्स मूविंग इनटू द गार्ड सेल्स, और जहां पे पोटेशियम मूव होता है उसके साथ क्या मूव होगा, उसके साथ मूव होगा क्लोरीन, एंड दिस मूवमेंट रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. तो हुआ क्या, गार्ड सेल्स के अंदर मैलेट, potassium and chlorine. So the concentration of the solutes here is more and solvent is less. Subsidiary cells में solvent का concentration is more, solute का less. So the water starts moving in by endosmosis. ठीक है? So endosmosis की मदद से the water will start moving in. So this is how we see the movement taking place. Okay? और उसकी वजह से then the guard cells become turgid. So guard cells turgid बनना चालू हो जाएंगे. Okay, so this is called as active potassium theory given by Levitt. और exact opposite रात में होता है ना, the guard cells will close, closing of the stomata. So guard cells में जो sugar होता है, that sugar will get converted into starch, and then exosmosis will take place, and the water will start moving out from the guard cells in the subsidiary cells. So the guard cells become flaccid and the stomata will close. ठीक है? और सेम वही होता है आपका पोटेशियम आयन थ्योरी, एबीए थ्योरी बोलते हैं उसको, एब्सिसिक एसिड थ्योरी. यहाँ पे क्या होता है ना, carbon dioxide is getting trapped here, but now because it's a night time and as photosynthesis doesn't take place, so carbon dioxide is now converted into an intermediate product, and for that abscisic acid will be required. So the abscisic acid is released here. As the abscisic acid is released, the potassium molecule starts moving into the subsidiary cells. Okay, and then chlorine will also move, but hydrogen ions will start entering in. So naturally malate and hydrogen will combine to form what? Will combine to form malic acid. And that means the carbon dioxide is stored in the form of an intermediate product called as malic acid. So obviously इसके अंदर guard cells के अंदर concentration of the water is more, so the exosmosis will take place, and as the exosmosis takes place, the water will be lost from the guard cells, and the guard cells they become flaccid. So ये flaccid हो जाएगा, and this flaccidity of the guard cells will allow the water molecule to move from the guard cells into the subsidiary cells. तो बस यही है आपका typical theory for opening and closing of the stomata. Okay. Sir, please show those theory slides. फिर से कैसे Yes. दिखाऊं आपको ये? Analyst. कैसे दिखाओ अभी इतना ऐसा? हाँ sir, I'll take the screenshots. अल्ले Yes sir, done. दिस इज, पहले ये ले ले फिर. हो गया? Yes sir, done. Now take this. Done sir. क्लोजिंग ऑफ द स्टोमाटा ऑपोजिट है, वो कर लेगी ना तू? हाँ sir, वो कर. सेम है, उसके ऑपोजिट है, बाकी कुछ नहीं फर्क. ठीक, सो ये हो गया हमारा एंटायर प्रोसेस. अब ये कुछ सिग्निफिकेंस है ट्रांसपिरेशन का, व्हाई ट्रांसपिरेशन इज इंपॉर्टेंट. तो सबसे पहला तो आएगा कंटिन्यूअस वाटर स्ट्रीम फॉर्म करने के लिए ट्रांसपिरेशन इज नेसेसरी, सो दैट द वाटर विल रीच अप टू द लीव्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. उसके लिए जरूरत होती है. देन मास फ्लो ऑफ द वाटर, फॉर दैट आल्सो ट्रांसपिरेशन विल बी रिक्वायर्ड, एंड ऑफ कोर्स फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ द मिनरल्स आल्सो वी रिक्वायर ट्रांसपिरेशन, मिनरल्स को कैरी करने के लिए भी. रेगुलेशन ऑफ द टेम्परेचर, जैसे ट्रांसपिरेशन से लॉस होता है तो नेचुरली इट मेंटेन्स द टेम्परेचर अराउंड द प्लांट्स, इन एंड अराउंड द प्लांट्स, तो उसके लिए भी जरूरी है. ठीक है, कूलिंग इफेक्ट बोलते हैं हम लोग उसको. मेंटेन द टर्जिडिटी ऑफ द प्लांट सेल्स.
जितना ट्रांसपिरेशन होगा उतना एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर विल बी मोर, एंड ग्रेटर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ग्रेटर आर द चांसेस ऑफ टर्जिडिटी, तो उतना टर्जिडिटी मेंटेन होगा, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स इट विल प्रिवेंट सर्टेन हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द प्लांट्स एज वेल, लेकिन हार्मफुल इफेक्ट्स कुछ कुछ होते हैं ट्रांसपिरेशन से, नॉट मच। जैसे अगर ट्रांसपिरेशन बहुत ज्यादा हो गया ना तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर विल बी लॉस्ट, एंड इफ द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज लॉस्ट देन देयर विल बी डेसिकेशन, लीफ फॉल बोलते हैं हम लोग इसको। सो दैट्स वन ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट, ओके, ऑफ द ट्रांसपिरेशन, जो डेजर्ट प्लांट्स में होता है, ओके। देन ये तो उन्होंने कुछ फंक्शंस दिए हैं, दैट इज फाइन, अनअवॉइडेबल इविल वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। ट्रांसपिरेशन, ओके, चलो ठीक है, दिस इज ऑल डन, फाइन। तो बस ये रोल ऑफ वाटर वगैरह है। आई वांट यू पीपल टू जस्ट गो थ्रू दिस पर्टिकुलर पार्ट, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर, आई जस्ट रन थ्रू द स्लाइड्स नाउ, क्योंकि चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। Okay, so water basically is a molecule made up of 2 hydrogen and 1 oxygen, so it has polar activity. Okay, so properties of water में आएगा adhesion and cohesion. Adhesion मतलब affinity for other substances like soil, ठीक है, soil के साथ ही attach हो जाएगा। Cohesion मतलब it will get attached with each other, affinity towards itself is known as cohesion. And then there is capillarity. Capillary action बोलते हैं उसको हम लोग। Liquids rise in tube of smaller diameter quicker than the larger one. छोटे डायमीटर में फास्ट ऊपर जाएगा, लार्ज डायमीटर में स्लो ऊपर जाएगा। सो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर, ओके। एंड व्हाई वाटर इज इसेंशियल, वाटर इज इसेंशियल इट्स बिकॉज इट्स एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट, ठीक है। देन इट इज बेसिकली हेल्पफुल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस to make the glucose which is converted into a starch, and along with that it's going to release the oxygen. So water is useful for the process of photosynthesis, so it acts as a raw material for photosynthesis, ठीक है। Then also helps in transpiration, so regulates and stabilize the temperature because transpiration is taking place, so temperature will be stabilized. Opening and closing of stomata will also take place because of the movement of the water molecule, ठीक है। So that is the work of the water molecule. So it also maintains the shape and rigidity of the plants by turgor. Yes, perfect खुशी, turgidity, ठीक है। तो turgidity की मदद से ये मेंटेन हो जाएगा। And turgidity is done with the help of what? The cells become turgid because of the water only, ठीक है। Fine. So we have this process of fertilization. तो वहां पे भी water की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है। Seed germination के लिए also we require water. Okay, seed life and respire due to water. Germination भी क्यों होता है? Because the water will be absorbed ना, and the seed coat will break and the germination of the seed will take place. बस, that's it. Okay. Protoplasm is also made up of water, as we all know, along with the dissolved molecules. So all the molecules are dissolved in the water. So cell, the entire cell will be made up of water. जैसे watermelon has almost 92% of water is present in the watermelon itself. Herbaceous plants maybe you will see that 10 to 15% of the fresh weight is dry matter, rest all is water. जैसे ये dry होते जाएगा water loss होते जाएगा, okay. अच्छा, distribution of the water will vary. जैसे woody part में there will be less water, fleshy part में, soft part में water will be more. ये थोड़ा सा अलग होता है, मतलब this is distribution of the water which varies, ठीक। So transpiration से the amount of water will be lost, and it is essential for maintenance of the water balance within the plants, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बस ये होता है हमारा वाटर का इम्पोर्टेंस, ओके। सो बेसिकली बैलेंस मेंटेन किया जाएगा। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, देन ट्रांसपिरेशन, तो ये सब बैलेंस मेंटेन करने के लिए वाटर की जरूरत होती है। मेंटेन द इक्विलिब्रियम होमियोस्टेसिस विद इन द प्लांट्स, ओके। सो ये हो गया हमारा वाटर का इंपॉर्टेंस। ट्रांसलोकेशन ऑफ द फूड थ्रू द फ्लोएम, दिस इज आल्सो नोन टू अस, ये भी आप लोगों ने पढ़ा है। Yes, for photosynthesis also it is essential. Now with the help of photosynthesis we are going to make the sugar. तो यहाँ पे sugar बनेगा, and then that sugar will be carried to different parts of the plant in both downward as well as upward direction, and this is done with the help of the phloem. So translocation of the organic solids will take place through the phloem.
अब ये कैसे होता है, जैसे शुगर मॉलिक्यूल फ्रॉम द leaves will reach to the roots, will reach to the flowers, will reach to the fruits. ठीक है, so basically the leaf is considered as the source. बराबर है, whereas wherever the sugar molecule is being moved, that is known as the sink. So source to sink का जो concept होता है ना, that is important. Okay, so the translocation of the organic solutes from the supply end, that is source, to the consumption end, that is the sink, is known as translocation of the food. और ये movement के लिए we require what? We require phloem. Okay, जैसे ये sink है और ये source है, source कौन है? leaves. तो leaves से फिर वो जाएगा food to the roots, so roots तक जाएगा, so that's called as the sink. ओके अब ये उल्टा है, नीचे सोर्स है और ऊपर क्या है? सिंक. सो द फूड इज कैरिड इन द अपवर्ड डायरेक्शन हियर, क्योंकि यहाँ पे फूड एक्सेस जमा हो रहा है ना, तो वो ऊपर की तरफ भी जाएगा. सो बेसिकली द फूड इज कैरिड इन बोथ द डायरेक्शन, अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड डायरेक्शन. एज यू कैन सी हियर, ये एरो देखते हो ना, तो ये ऊपर की तरफ भी जा रहा है, नीचे की तरफ भी जा रहा है. ओके, नाउ how this translocation takes place? So it will take place through the sieve tubes. What are sieve tubes? Sieve tubes are basically the cells with the intact cytoplasm but nucleus is lost. उसको हम लोग बोलते हैं sieve tubes. And all these cells are arranged one on each other, and their end part of the cell will have these small pores forming a structure known as the sieve plate. And the translocation of the food will take place through these small pores. Sieve pores बोलते हैं उसको, तो वो sieve plate से होगा. ठीक है, how this mechanism is, जैसे for example we have a sugar molecule. Now this sugar molecule from the leaves will enter into the phloem. अभी इसको जाना है सिंक में, मतलब रूट्स तक जाना है, तो वो कैसे जाएगा? सो हियर एज द शुगर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस, यहाँ पे अभी ये वाले सेल में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द शुगर इज मोर, सो नेचुरली द वाटर फ्रॉम द जाइलम विल स्टार्ट मूविंग इन. एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है यहाँ पे. सो जाइलम से वाटर विल स्टार्ट मूविंग इनटू द phloem because osmotic pressure will be more in the phloem. As the water moves inside, the movement of the water will allow this food to be carried in the downward direction or upward direction wherever it is required, and this is how it is carried. ठीक है, मतलब क्या होगा, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो पानी आएगा, पानी आएगा तो प्रेशर बढ़ेगा तो मूवमेंट होगा, फिर इधर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो वाटर अंदर आ जाएगा, जैसे ही वाटर अंदर आ गया प्रेशर बढ़ गया तो फिर से ये फूड इधर आ गया, फिर यहां से वापस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो ये वापस पानी अंदर आ गया, एंड दिस इज हाउ इट विल रीच टू द सिंक. ठीक है, एंड दिस एंटायर कॉन्सेप्ट इज नोन एज द मंच हाइपोथेसिस. ये साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसके लिए उसको बोलते हैं मंच हाइपोथेसिस, और आल्सो कॉल्ड एज द बल्क फ्लो हाइपोथेसिस. मास फ्लो सिस्टम या बल्क फ्लो सिस्टम बोलते हैं ना, तो वो होता है. सो व्हाट इज मंच हाइपोथेसिस? द ऑर्गेनिक सोल्यूट्स आर कैरिड passively in the direction of Turger pressure gradient, and translocation of the organic solutes will take place from the higher concentration, that is source, to the lower concentration, that is the sink. ठीक है, get in this? तो यहां से ये पानी इधर ट्रांसलोकेट होना चालू हो जाएगा. ओके, तो सोर्स टू सिंक वाला कॉन्सेप्ट है, इजी कॉन्सेप्ट है, चाहे तो बाद में वीडियोस देख लेना, आपको पता चल जाएगा. नथिंग मच. ये चैप्टर में इंपॉर्टेंट आपके लिए पहला वाला ही है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर, उसके बाद आपका डिफ्यूजन प्रेशर, फिर डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, एंड देन वाटर पोटेंशियल, है ना. सो ये वाली चीजें बहुत. सॉलिड पोटेंशियल होता है, वाटर पोटेंशियल, दिस इज लाइक वाटर पोटेंशियल, सॉलिड पोटेंशियल, देन वी हैव the pressure potential like this. So only these things are important in this particular chapter, and mass flow hypothesis. बाकी root pressure, translocation, transpiration pool, ये सब आप लोगों को आता ही है. Done? ठीक है? And finally this will end your topic. आज का टॉपिक खत्म. अभी कल क्या लेंगे? हेलो, कल क्या करेंगे? बोलो ना. केमिकल कंट्रोल. केमिकल कंट्रोल आपका चालू हो गया. आज न्यूरल कंट्रोल का क्या हुआ है ना लोहिता, वुडरिच वाला बैच बहुत आगे चला गया और तुम्हारा बैच थोड़ा सा पीछे है, क्योंकि 2 लेक्चर्स उनके, एक लेक्चर उनका ज्यादा हुआ ना, तो वो आगे चला गया.
तो इसके लिए मैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यहाँ पे नहीं चालू कर पाऊंगा. केमिकल हैज ऑलरेडी स्टार्टेड बाय समवन ना, वहां पे वो मैडम ने चालू किया है ना. यस सर. यस. चलो अब मैं कल का बोलता हूँ आपको क्या करना है. ग्रुप पे मैसेज आ जाएगा. मैंने ये चैप्टर के लिए डाला था. आई डिडंट न्यू कि खत्म हो जाएगा, लेकिन खत्म हो गया. मैं उसका रिवीजन ले लूंगा सानी का डोंट वरी इफ रिक्वायर्ड. या अभी इमीडिएटली नहीं चालू कर सकता हूँ बिकॉज शी हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, सो आई विल टेक अ रिवीजन आल्सो. फाइन. चलो, थैंक यू वेरी मच. बाय बाय, सी यू. गुड नाइट. टेक केयर. बाय. Thank you, sir. यस. Thank you, sir. बाय बाय. Thank you. Boy.